बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ राजा कफ़ील, आमर महबूब और मुर्तज़ा दुरानी का सलाम। नाजरीन, आज आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत खुशी की खबर थी और जो अवामी जद्दोजहद ये कामयाब हो गई थी और जश्न बनाना था, लेकिन अफसोसनाक बात है और जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद, उसमें इंतहाई कशीदगी है और रेंजर्स और अवाम के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में अभी तो जो हमें इतलात मिली हैं कि 3 नौजवान शहीद हो गए हैं और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। और वो जो ख़दशा, वो जो तफसात हम अज़हार कर रहे थे कि ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला या जो चंद अफसरान वो आज़ाद कश्मीर के अवाम और रेंजर्स को आपस में लड़ाना चाहते थे, उनकी ज़िद और रिट ऑफ स्टेट की जो ज़िद है, जो उसका नारा था, आज उसका नतीजा ये है इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद खून में नहाया जा रहा है और इंतहाई अफसोसनाक बात है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हम अपने प्रोग्राम की वसातत से अवाम से अपील करते हैं कि वो पुरअमन रहें। आपकी जद्दोजहद कामयाब हो चुकी है, फ़तह आपको मिल चुकी है। आपकी इस आपने अपनी इस फ़तह को शिकस्त में किसी सूरत नहीं बदलना। आपने सब्र है, आपने जो सब्र का जो 1 साल से आपने सब्र व तमल का मुज़ाहरा किया, आपने जो पुरअमन जद्दोजहद की, इससे किसी सूरत आपने दस्तबरदार नहीं आना। दुश्मन या जो आपके ख़िलाफ़, आपकी जद्दोजहद के ख़िलाफ़ जो लोग साजिशें कर रहे थे, उनकी साजिश को आपने कामयाब नहीं होने देना किसी सूरत। ये जो रेंजर्स, ये हमारी रेंजर्स है, फ़ौज हमारी फ़ौज है, पुलिस हमारी फ़ौज है, तो आपने इन सिक्योरिटी फोर्सेस का एहतराम करना है। अगर कोई साजिश करे तो उसकी साजिश में आपने शिकार नहीं हुआ। और फिर हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि जब सारे मामला तय हो गए थे, जब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, पाकिस्तान की काबीना ने, सब लोगों ने खुशी का इज़हार किया। वो कौन था जिसने रात को, शाम को मुज़फ़्फ़राबाद में जाकर अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को आपस में लड़ाया। फिर आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब की ग्रांट की मंजूरी दी गई। इसमें इस आला तरीन इजलास में वज़ीर आज़म यानी पाकिस्तान के साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, वफाकी वज़रा, तमाम स्टेक होल्डर वहाँ पर मौजूद थे और उसमें आज़ाद कश्मीर की सारी सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद 23 अरब की ग्रांट मंजूर हुई है। इस गुज़श्ता रात को जो सदर ममलकत आसफ़ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सारे मेंबरान ने शिरकत की। उस इजलास में भी आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे और जो वज़ीर आज़म साहब ये जो हुकूमत की कारकर्दगी है इसके ऊपर तफसील से बात हुई। फिर उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के जो सीनियर कायदीन हैं, इनका भी जब वज़ीर अमूर कश्मीर के साथ इनकी मुलाकात हुई, तो कल से आज यानी गुज़श्ता 2 दिन से जो कोशिशें हुई हैं, काविशें हुई हैं, उसका नतीजा ये था कि आज सारे मामलात जो हल हो गए, लेकिन शाम को अफसोसनाक बात हुई। तो आगाज़ करते हैं जो मुज़फ़्फ़राबाद की सूरत हाल है। जनाब अमर साहब, एक तो ज़रा अभी हम बहुत अफसोस करते हैं कि जो कुछ इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में हालात हैं वो किसी सूरत यानी उसका हम बयान नहीं कर सकते। जो सब एक तो ये बात है कि मेरा ये ख्याल है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। एंट्रो में आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। जो वाक़या है असल में वो रेंजर्स की एंट्री के ऊपर हुआ है, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। हमारे पास ये भी इत्तला है, ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रेंजर्स से दरख्वास्त की थी कि वो भी रुक जाएँ, क्योंकि ये रेंजर जो है बेसिकली वजारत दाखिला को रिपोर्ट कर रहा होता है और वजारत दाखिला जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये उस तरह चल रहे थे। अब ये मुझे बात ये समझ नहीं आती कि एक बार कल जो है रेंजर्स को प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मुदाखलत पे बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से अपना फैसल मुमताज़ राठौर साहब उन्हें कहा गया। उसके बाद जो है वो रात को जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर रेंजर्स की मूवमेंट की इत्तला आई। आपको याद होगा कल जिस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद रावला कोर्ट में मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर रेंजर्स की मूवमेंट की इत्तला आई। फिर इधर से रेंजर रुके हैं, उसके बाद जो है अबरार कोर्ट से रेंजर एक बार पहले वापस गए, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है वो रेंजर्स गए। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब सारा कुछ ठीक हो गया, हम सारे लोग कुछ देखे ना, अगर पाकिस्तान की जो आला सियासी क़यादत है, पाकिस्तान के जो सदर हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के वफाकी वज़रा हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने बेमिसाल जो है वो इत्तेफ़ाक़, इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा किया। एक दूसरे के आमने सामने बैठ के, मकसद फैसल राठौर के साथ जो है वो जो अजीज़ साहब बैठे हुए थे, तारक फारूक साहब और अनवर हक साहब बैठे हुए थे। मैं इस तरह ये देखें कि ये एक मिसाल है ना कि
ख्वाजा फारूक साहब के साथ अगर वो बैठे हुए थे, इफ्तार गिलानी साहब बैठे हुए थे, तो मगर सारे लोगों ने इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है सदर पाकिस्तान के विजन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन, और बड़े ही खुले दिल के साथ, मगर जो कुछ था इनका जो डिमांड थी, और देखें ना इशू क्या था, इशू कोई वफाकी को नहीं, अमर साहब फिर ये रंजन ये कौन आदमी है? मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ कि ये नफरत का बीज आज नहीं बोया गया। हम जिस वक्त कह रहे थे, ये बात मुसलसल कह रहे थे कि आप ऐसा ना करें, आप ये बताएं कि ये जो आज ये कोई नया पैकेज दिया है, आज तो एक ग्रांट दी ना आजाद कश्मीर हुकूमत को, पाकिस्तान जो है बिजली दे ही पैदावारी लागत पे रहा था, ₹2.59 पे दे रहा था, उससे भी कम कीमत पे ₹2.59 पे दे रहा था ना। आज उन्होंने ₹2.59 से वो किया जी, और इन्होंने कहा जी हमें वो नहीं होता। अब इन्होंने अपनी जितने लाइन लॉसेस थे वो भी जा रहे, जितनी चोरियां थी वो भी डालनी। इन्होंने कहा जी जितना हमारा जो है वो उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं वो भी डाले, और फिर इन्होंने 3 से 6 रुपये और 10 से 15, मैं ये समझता हूँ कि इनकलाबी इकदाम था। और आटे की सब्सिडी के ऊपर भी जनाब वाला बहुत ये था, और आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार अवाम की ताकत से, मगर ज़ाहिर ज़रिया जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस बनी, क्योंकि ये जो लोग थे ये गैर मुनज़्ज़म लोग थे, इनका कोई लीडर लेस तंजीम थी। इसी खदशात की वजह से, और इनके जो लेटर थे, इनका जो तर्ज अमल था, जो वज़ीर आज़म का तर्ज अमल था, जो वज़ीर दाखिला का तर्ज अमल था, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तर्ज अमल था, बाज़ ब्यूरोक्रेट्स का तर्ज अमल था, उसी की वजह से हम निशानदेही कर रहे थे ना। और आज ये देखा, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, मेरी ज़ाती राय है, अभी तक कैजुअल्टीज़ की तफसील तो मुर्तज़ा दुरानी साहब ने ली है, वो आपको बताएंगे सारी, लेकिन मैं राय साहब इसके ऊपर कहूँगा कि इस मामले की गैर जानदाराना शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए कि आज जो है वो इस नफरत के बीज का, जिसको हम पिछले कई माह से कह रहे हैं कि जी एक सेंटिमेंट ऐसा आ रहा है और लोगों को उस तरफ राग़िब किया जा रहा है कि जी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, और आज जो है वो एक इंतहा को पहुँच गई है। और जो है वो हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से इतना बड़ा पैकेज होने के बावजूद ये बहुत बड़ी नाकामी है ना। कामयाबी है कि आज जो है हमारी आवाम जो है वो उसके साथ खड़ी। अभी ये जो लड़ाई है राय साहब, ये बहुत छोटे पैमाने पे हो रही है। अभी जो हज़ारों लोगों का जो है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो बता रही है, वो भी जब 15-20 हज़ार बंदे बता रही है, तो इसका मतलब ये बंदा 50,000 होगा उधर। तो ये जो सूरत हाल है, इसके ऊपर एक आला सतही तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, और इस बात की तहकीक होनी चाहिए राय साहब कि किसने ये कहा था कि कितने लोग हैं, इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं ठीक थी, इनकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं ठीक थी, उनकी रिपोर्ट्स के पीछे क्या था, उनको कौन बचा रहा था, उन्हें कौन मिसलीड कर रहा था, वफाकी हुकूमत को कौन मिसलीड कर रहा था, कौन इस्लामती के इदारों को कौन मिसलीड कर रहा था। मैं इसकी जो है मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ये कारी ज़रब लगाई गई है उन लोगों के ऊपर जो नज़रिया ला के पाकिस्तान के दाई थे। ये कारी उन्हें, आप मुझे बताएं, फिर आप कहते हैं हम वो बार बार बात करेंगे। अगर आप सब नेशनलिस्ट ये सारा कहेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ गया ना। अच्छा दुरानी साहब, जब ये आज सारे मामलात हल हो गए, और रात को भी इस बात का सबको पता था कि मामलात हल होंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का उनकी ज़ेर-ए-सदर इजलास भी जारी था, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी सबको जब बुला लिया, सबको पता था कि ये मामला हल होगा। किसी सूरत इसको पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की हुकूमत इसको यानी नज़रअंदाज नहीं करी। जब ये ऐलान भी जारी हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो ऑन एंड फ़ौरन ये क्या हुआ मुज़फ़्फ़राबाद? वैसे बड़ा अफसोसनाक है। मैं अभी कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद से बात कर रहा था अदनान खुर्शीद साहब से, उन्होंने बताया जो आप 3 कैजुअल्टीज़ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 हैं। अच्छा, 5 तस्दीक की है कमिश्नर ने? तस्दीक की उनका 5 है, और मैक्सिमम भी हो सकती है इससे ज़्यादा। और अभी तक 5 कन्फर्म है, 5 कन्फर्म है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़दड़ और एक इस तरह का समा है कि किसी का कोई पता नहीं, हज़ारों लोग हैं, और वो यही तस्दीक कर रहे हैं कि उनके हिसाब से 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं इस वक्त शहर में दाखिल होके वो मार्च कर रहे हैं टूवर्ड्स अपर अड्डा। अब देखें कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो अब आज़ाद कश्मीर से आ चुकी है, और वो पुरअमन लोग अभी जो गिरकोट से काफिले वो अभी पहुंचे नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो नीलम जिलम वली के हैं सारे। मुझे थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताने दें कि हमेशा से हमारे लोगों का और बाकी इदारों का ये एतराज़ होता था कि जो भी तहरीकें हैं या जो भी हालात ख़राब होते हैं वो पुंछ से होते हैं। जब पुंछ में इतने लोग रात को हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो गए, मीरपुर डिवीजन से आ गए, कोटली से आ गए, तो वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, फिर ये मुजफ्फराबाद आके क्यों खराबी की। और जब ये पुरअमन लोग जब निकल रहे थे, नहीं हज़ारे शक्कर बनाने जा रहे थे कि चलो मामला तय हो गया तो हम जलसा करके आएंगे। जब हज़ारों की तादाद में लोग पुंछ तक पहुँच गए, पुंछ में कोई खराबी नहीं हुई, पुंछ तक इनको पता था कि ये पुरअमन है,
फिर इनको सुबह जो है वो रेंजर्स डिप्लॉय क्यों क्या जरूरत थी? क्या जरूरत जब पता था कि देखें, जुलूस पुरअमन है, मामला तय होने को जाना है, फिर रेंजर्स की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल ठीक बात। ये ऐसी कोई बीच में किसी ने साजिश की है कि वही जो साजिश जो बार बार वो एक ही कह रहे थे कि इसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट शामिल है, इनको वो गद्दार करार देने के चक्कर में इन्होंने ये साजिश की। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। किसने रेंजर्स को वापस बुलाया? सदर पाकिस्तान की हिदायत के बावजूद कल जब रेंजर्स वापस गई तो फिर मुजफ्फराबाद आज क्यों आई? बरार कोट फिर उन लोगों क्यों, यानी वो बरार कोट का पॉइंट क्यों यूज किया? बरार कोट से जब वो एंटर हो रहे थे तो उस वक्त लोगों ने वहां पथराव शुरू कर दिया, फिर वापस चले गए। अभी जो है ना इंतजामिया मुजफ्फराबाद की ये परेशान है कि हम इस रेंजर्स को कैसे कंट्रोल करें। वो अपने अवाम को कंट्रोल करने के उसमें नहीं है, वो सोच रहे हैं कि रेंजर्स बिफर गई है। अब रेंजर्स के ऊपर जो पथराव, क्योंकि आप देखें सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है कि वो जो है उनके ऊपर जो ऑर्डर जो उनको मिलता है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। अब उनको ऑर्डर मिल गया कि गोली चलाओ तो वो गोलियां चला रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोग इतने दर्जनों के हिसाब से जख्मी हैं और उनको उठाने वाला कोई नहीं है। इस वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मैं ये समझता हूँ कि ये जिसने भी किया ये उसके खिलाफ जो है ना इन सब का कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और अदालती कमीशन ये तयन करे कि किसने रेंजर्स को वापस बुलाया। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया था और सबको पता था कि आज एक पैकेज का अनाउंस होना है, इनके मुतालबात को वफाकी हुकूमत जो है वो तस्लीम करेगी, तो वफाकी जानब से जब इतना सीरियस नोटिस ले लिया गया, इदारे इस पर ऑन बोर्ड थे और एक्शन कमेटी भी ऑन बोर्ड थी। मेरी इतला के मुताबिक एक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद उन्होंने ये फिगर्स जो 23 अरब का जो है वो दिया। तो उसके बाद जो है अगर ये अब एक और बात है, अब आज़ाद कश्मीर को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को अब आप गद्दार करार देने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि ये आइंदा कभी इस तरह की तहरीक ना चलाएं, अपने हकूक़ की बात ना करें। एक तरफ आप उनको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। इसका ये गलत मैसेज देने की कोशिश करें। इदारों का तकद्दस पामाल कर दिया इन्होंने, किसी इदारे का तकद्दस। अच्छा दुरानी साहब देखें ना, दुरानी साहब कि जब आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान कह रहे हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आर्मी चीफ यानी जनरल आसिफ मुनीर साहब वो उनके साथ ऑन बोर्ड है, उनकी ज़ाती यानी दिलचस्पी से हुआ, तो ये बीच में जब आर्मी चीफ है, सदर है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, ये सारे एक पेज हैं, तो बीच में कौन फैसला कर सकता है इस तरह? देखें ना, अभी ये रिट ऑफ गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की ख़त्म हो गई है ना। एक शख्सियत ऐसी है जो ये चाहती है कि बस अनवार उल हक वज़ीर-ए-आज़म रहे, उसकी जिद और अना का मसला बन गया है। और वो यानी वो रिट ऑफ स्टेट यानी एक शख्स की नाली को रियासत के सन्नती कर रहे हैं। अब ये देखें ना कि आज भी कुछ लोगों ने वहाँ पे फारूक हैदर साहब समेत कुछ लोगों ने वहाँ पे बात करने की कोशिश की फारूक वज़ीर-ए-आज़म के रवैये के ऊपर। ये सारी खराबी शुरू कहाँ से हुई? वज़ीर-ए-आज़म के रवैये की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों को चैलेंज किया, डलकोट का पुल तुम्हारे बुजुर्ग बंद करेंगे। कल रात को आपने देखा नेशनल चैनल्स ने ये वाली बातें चलाई उनकी। तो जब लोगों को आपने इतना इश्तिहाल दिलाया, मुश्तिल किया और उसकी जिम्मेदारी भी वज़ीर-ए-आज़म की है, ये जो हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं ये जिद में भी वज़ीर-ए-आज़म की यहाँ पे पहुंचे, चैलेंज कबूल किया लोगों ने, चैलेंज कबूल किया। अब आज जब इनके वज़ीर-ए-आज़म के रवैये के बारे में फारूक हैदर साहब समेत शाह गुलाम कादर और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, तो एक आला शख्सियत ने उनको वहाँ पे टोक दिया। उन्होंने कहा कि आप इस वक्त जो है वो पॉइंट स्कोरिंग ना करें, ये पॉइंट स्कोरिंग का मौका नहीं है, आप जो है ना। और फिर उन्होंने ये भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा कि ये सारी क़यादत तो आज़ाद कश्मीर की इस्लामाबाद में बैठी थी, इन्होंने किसी एक ने भी जो है वो मुजाहिरीन के साथ जो है बात करने की कोशिश नहीं की, मुजाहिरीन के पास नहीं गए। भाई मुजाहिरीन के पास ये कैसे जाते जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, सियासी जमातें गैर फाल है, सियासी जमातों को अपना गैर मुतल्लक करके रख दिया एक साल से। इस्लामाबाद में बैठ के यहाँ पे जो है वो कश्मीर जल रहा था और नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा था, तो वो फिर कैसे आज़ाद कश्मीर की सियासी लीडरशिप क्या करती, जाके मुजाहिरीन से बात करती? मुजाहिरीन तो उनसे बात करना चाहते थे, वो कहते थे आप मैंडेट लेके आओ, आप हमारे मुतालबात के बारे में बताओ, मैं कब नोटिफिकेशन दोगे तो हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने फैसल राठौर या बाकी लोगों ने अहम बात है कि सारी सियासी क़यादत को मना किया गया था कि आप ये जो कल ख्वाजा फारूक साहब ने हिम्मत की ना, ये सुबह खुद उनका अपना ज़ाती इनिशिएटिव था। एक तो ये बात है कि सारे लोगों को अनवर हक के साथ जोड़ा गया, ज़बरदस्ती जोड़ा गया, प्रेशराइज करके जोड़ा गया, ब्लैकमेल करके जोड़ा गया, डरा के जोड़ा गया, उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलना था ना। आप मुझे ये बताएं कि सब लोगों को आपने एक जगह डाल दिया
اور آپ جو ہے وہ جس بندے کو ڈال دیا, جس کے کھاتے میں ڈال دیا, وہ اس قدر ہٹ دھرم, انا پرست اور ذہنی تسکین کے لیے اس کے جو ہے آپ مجھے بتائیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی سے پوچھیں, آپ مقصد پوچھیں اپوزیشن لیڈر سے, آپ سے انوار الحق صاحب نے رابطہ کیا, آپ پوچھے چودھری محمد یاسین صاحب سے, آپ وزیر حکومت ہوتی ہے نا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کو, یا لطیف اکبر صاحب بڑے بااثر سیاسی رہنما تھے, پنچ میں سردار یعقوب صاحب تھے, انہیں وزیر اعظم نے گزارش کی کہ آپ ان متاثرین سے کریں, ٹھیک ہے, انہوں نے قیوم نیازی صاحب پنچ سے تھے, انہیں گزارش کی کہ آپ وہ بات کریں, انہوں نے جو ہے اور کچھ نہ کرتے, یہ حریت کانفرنس والوں کو کہہ دیتے, ان کا بڑا عزت احترام تھا, یوسف نسیم صاحب کا تھا, نقشبندی صاحب کا تھا, سب لوگوں کا. دیکھیے نا ہمارے یہاں جو کلچر ہے اس پہ جرگا کلچر ہے, ان کے پاس جب لوگ جاتے, آپ اگر آپ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو کہتے, ان کا بھی بہت عزت احترام ہے. لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگ تھے اس ریاست میں, فاروق حیدر صاحب سمیت, جن کا جو ہے یہ معاملات جو ہے کنٹرول کر سکتے تھے. اب ان کے ساتھ آپ نے رویہ ایسے رکھا, آپ نے جو ہے لوگوں کو فکس کیا ہوا تھا, آپ نے اپنی انا کی بھنت چڑھا دیا. اب میں بتاتا ہوں نا, یہ وزارت داخلہ اس پہ انوالو نہیں ہے. رینجر وزارت داخلہ کے بغیر آزاد کشمیر میں آ سکتے ہیں, وزارت داخلہ کے بغیر جا سکتے ہیں, وہ کوئی سسٹم ہوتا ہے رائے صاحب. اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی رینجرز کے ابھی ایک بھائی مر گیا, دوسرا کہہ رہے ہیں بہت شدید زخمی ہے, اس کی بھی حالت کوئی ٹھیک ہے نہیں ہے. جس گھر کے 2 سگے بھائی اللہ نہ کرے اگر چلے گئے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا رد عمل ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں لوگوں کے بچے, ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوگا. آپ نے آج صبح یہ ختم کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے یہ معاملہ حل کیوں نہیں کیا کہ یہ جو لوگوں کو 10 مہینے سے بجلی کے بل نہیں دے رہے, آپ نے 23 ارب روپے کا پیکج تو لے لیا نا, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا لوگوں کو کہ آپ کے جو بل ہیں آپ 11 مہینے سے نہیں جمع کرا رہے. یہ کہتے ہیں نا, اور جو بل پر ٹیکس لگے ان کا کیا بنا, ٹیکس کا ابھی طے نہیں ہوا, جو ٹیکسز ہیں مختلف. دوران صاحب آپ کے لیے اور ان کے لیے کہ میں آپ کو سب سے عام بتاؤں, سب سے زیادہ جو فائنینسنگ ہے نا, یہ جو کہتے ہیں نا کبھی کوئی وہ آیا, کوئی مافیا آیا, کبھی کسی کہتے ہیں, کبھی انڈیا کہتے ہیں, کبھی آج یہ پوچھتے ہیں وزیر اعظم اور وزراء اور بیٹھ کے کہتے ہیں انہیں روٹی کون دیتا ہے. میں انہیں دھیر کوٹ والوں نے خود کھانا پکائے ہیں نا, انہوں نے یہ چلائی, انہیں کھانا کون پکا کے دیتا ہے. میں دھیر کوٹ جب وہ اب دھیر کوٹ والے آتے ہیں, اسپانسر کون کر رہا ہے, دھیر کوٹ والے آتے ہیں, تاجر ہیں, وہ ایک ایک بوری نکالتے ہیں, ایک وہ نکالتے ہیں. آپ کے تحت چلائی نا تحریک. اب انہیں آپ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ نہ چھیڑیں, پھر کہتے ہیں ان کے کوئی فائنینسر ہیں, پہلے کہتے تھے یہ پتہ نہیں انڈیا کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ طے ہونا چاہیے تھا نا, آپ نے 25,000 کا مجمع آپ کے کوالہ پل کے پاس پہنچ رہا ہے, آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی ہم نے آپ کے ان کے جو مطالبات میں ہیں وہ بل دیں گے یا نہیں دیں گے. اگر بل معاف کی ہیں آپ نے یا اس کی قسطیں کی ہیں, یہ متنازع بات تھی نا. اسی طرح جناب والا سب سے زیادہ یہ جو ایک ایک بندہ ہے اس کے ذمہ کہیں لاکھ بل ہے, اب وہ سوچتے ہیں بل نہیں دے سکتے باہر نکل آئیں. اس میں دیکھیں ایک اور ایک شخصیت جو ہے وہ مسلسل رابطے میں تھی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, اور وہ پی ایم پرائم منسٹر پاکستان کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے ان کو سٹاپ کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو دھیر کوٹ میں سٹاپ کیا ہوا ہے, ہم ان کو کوالہ سے آگے نہیں جانے دیں گے, آپ پیکج اناؤنس کریں تاکہ ہم ان کو وہاں سے واپس کریں. اس شخصیت کا بھی تعین کریں نا کہ وہ کیوں وزیر اعظم انوار الحق کو بچانے کے, ان کا کیا مفادات ہیں بھائی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک وزیر اعظم انوار الحق کی خاطر پوری ریاست کو آپ نے دیکھیں آگ میں دھکیل دیا. اور آج جو سب سے بڑا جو نقصان ہو گیا نا وہ یہی ہم جو کہہ رہے تھے کہ وفاق پاکستان کا ہوگا, ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا. آج جو نفرت کی جو آگ لگائی گئی ہے, یہ اس چیز کا ہمیشہ سے کہہ رہے تھے, 1 ہفتہ 10 دن سے کہہ رہے تھے. جب آپ نے ایف سی کے لیے کہہ دیا, ہم نے کہا تھا کہ ایف سی آئے گی تو ایف سی کو دیکھ کے لوگ بھڑک جائیں گے, رینجرز آئے گی تو رینجرز کو دیکھ کے لوگ بھڑک جائیں گے. اپنے پولیس والوں کے ساتھ تو ان کا پھر بھی لگا رہتا ہے آنکھ مچولی ہمارے لوگوں کی, اپنے پولیس والوں کے ساتھ پھر بھی وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ میری پور میں وہ ایک اپنا ہی پولیس والا جو ہے نا شہید ہو گیا. تو اس لیے یہ جو جس نے بھی یہ آگ لگائی ہے اس کی ذمہ داری لے اور خود آ کے کہے کہ معافی مانگے قوم سے. اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچایا اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہ ریاست پاکستان کے ذمہ دار لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہ آگ لگا رہے ہیں. یار آپ سوچیں کہ یہ اس طرح کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. اداروں کا تقدس ہی کوئی نہیں رہا, اداروں کا تقدس پامال کر کے رکھ دیا انہوں نے. نہیں, ایک تو یہ بات ہے یہ مس ہینڈل ہوا ہے, دوسری یہ بات ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات. ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کل میں نے جب پتہ کیا شام تک تو میرپور میں جو نوجوان شہید ہوا ہے عدنان قریشی, اس کی ابھی تک ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. ابھی جناب والا یہ ہے کہ ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ نے یہ جو لوگوں کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی ہوئی ہیں, آپ نے گرفتار لوگ ہیں, ان کا کیا بنیں گے. آپ جو دیکھیں نا, آپ ایک لیڈر لیس تنظیم ہے, آپ انہیں 2 لیٹر ادھر سے واٹس ایپ کرا رہے ہیں,
فیس بک کے اوپر کل آپ نے اگر مذاکرات کامیاب نہیں کرنے سے چیف سیکرٹری اور کچھ اور جو اہم شخصیات بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ادھر لوکل میڈیا اور سارے میڈیا کو بتا دیا کہ جی ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے, ادھر سے ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہے. تو آپ نے گھنٹوں کے اندر دیکھے نا کوئی ایسا ہے نا جو یہ موومنٹ کروا رہا تھا, رینجرز کی موومنٹ کروا رہا تھا بار بار, آج ہیلی کاپٹر گئے ہیں, کمانڈر اترے ہیں, دیکھیں نا یہ پیغام کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ان کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کل انٹرنیشنل اس کا رولا بننے گا, انڈین چینل بولیں گے, وہ انڈین چینل دیکھ رہے تھے, وہ بس ان کا ایک ہی موقف تھا, رینجر جا رہے ہیں, رینجر کو نکال دیا رینجر. اب ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا میں ریاست ہوا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رینجرز کا ہے. اور سب سے بڑی افسوسناک بات رہا ہے سب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ عوام جو ہے وہ اپنی جدوجہد سے جیتی. انوار الحق صاحب کے کریڈٹ میں گیا, پاکستان پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت نے دل بڑا کیا, انہوں نے انہیں اقتدار سے نہیں ہٹایا, ان کے پاس بہترین موقع تھا, سارے انہوں نے وہ کیا, بڑے دل کا مظاہرہ کیا, سیاسی زیرک پن کا مظاہرہ کیا. اس کے باوجود ایک جیتی ہوئی جنگ عوام جو ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے رویے کی وجہ سے, ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے, ان کے طرز عمل کی وجہ سے آج ہار گئی. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ کا درون صاحب. ناظرین, آزاد کشمیر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اس وقت جو مظفر آباد کے حالات ہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو اس پہ فوری مداخلت کرنی چاہیے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں, ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں, کل بھی ہم نے کہا, پرسوں کہا, اور گزشتہ 10 دن سے ہم فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ آزاد کشمیر ہے, یہ بلوچستان نہیں ہے, یہ فاٹا نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر کے جغرافیے سے, آزاد کشمیر کے سڑکوں سے, آزاد کشمیر کے حالات کو آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ مسئلہ ظاہر ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور جو خدشہ ہم گزشتہ ایک ہفتے سے ظاہر کرے تھے کہ یہ رینجرز کو, ایف سی کو, پی سی کو نہ بھیجیں, یہ اس سے حالات خراب ہوں گے, اور آج اس وقت جو کچھ مظفر آباد میں ہو رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. یہ اس پہ فوری اقدامات کا متقاضی ہے. یہ تحقیقات تو بعد میں ہوں گے. یہ جو آگ لگ گئی ہے مظفر آباد میں, اس کو فوری بجھایا جائے. اس کے لیے سیکورٹی فورسز کو جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, وزیر اعظم پاکستان اپنا کردار ادا کریں, وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنا کردار ادا کریں. اور سب سے اہم بات کہ ہم ایکشن کمیٹی کے جو قائدین ہیں, ہم ایکشن کمیٹی کے قائدین سے کہتے ہیں کہ فوری طور پر شوکت نواز میر صاحب ہیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ان سے کہیں گے کہ وہ جو مظاہرین ہیں, جو لوگ ہیں, لانگ مارچ کے شرکاء ہیں, ان کو کہیں کہ پورا مر رہے ہیں. کسی طور پر آپ کی جو جنگ ہے یہ عوام کی جنگ, آپ جنگ جیت چکے ہیں. اپنی جیتی ہوئی جنگ کو آپ نے ہارنا نہیں ہے. آپ نے کسی صورت جو صبر کا پیمانہ ہے یہ آپ نے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.